दिलीप जी, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम लोग सत्ता में हों या कहीं हों, हमेशा एक स्थिति में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता और 24 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हम सब का दायित्व है। कोरोना कालखंड में तकनीक बहुत बड़ी सहायक रही है इस महामारी से लड़ने में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार हम लोगों को तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह पेपरलेस बजट आया है। 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट आया है। अभी तो ये बजट है, मूल बजट है, इसके बाद इसकी सप्लीमेंट्री आएगी। मुझे लगता है सब 6 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। कोविड ने हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था, लेकिन हम फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब उत्तर प्रदेश शासन अपना 21-22 के लिए बजट विधानमंडल से पास किया है, उस समय उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरा है। आज से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश की जब बात होती थी या हम लोग भी उत्तर प्रदेश का जब परिचय देते थे तो ये तो बोलते थे कि भाई उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? 5वें-6ठे स्थान पर हमारा नंबर आता था। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की, उत्तर प्रदेश को पिछले 4 वर्षों के दौरान हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनाया है। आज हम नंबर 2 पर हैं। इसकी सुगमता के लिए भी, ईज ऑफ बिजनेस के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, जो रिफॉर्म होने चाहिए थे, उत्तर प्रदेश उसमें दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये नई बदलती हुई तस्वीर है नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश। और इस नए उत्तर प्रदेश के साथ जब हम रह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वह परिवर्तन, तकनीक पर आधारित परिवर्तन, जो हर एक चेहरे पर खुशहाली ला सके, बिना भेदभाव की विकास की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को दे सके, उत्तर प्रदेश के अंदर वह हुआ है और अहर्निश प्रयास करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। एक अभ्युदय की कल्पना आपने की है और आपके मॉडल की चर्चा बंगाल तक में होने लगी है। तो आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल का परचम बंगाल में भी लहराएगा और यहां पर राज्य के युवाओं का भी अभ्युदय होगा साथ साथ? अखिल भारतीय परीक्षाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार के उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसके लिए वह तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, पैसा भी लगता था, समय भी खर्च होता था और कभी कभी उसके सामने भाषा की या अन्य समस्याएं होती थी, तो वह अलग दिक्कत थी। हम लोगों ने अभ्युदय नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। पहले चरण में यह प्रदेश के हमारे 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में प्रारंभ हुआ है।
जिसके माध्यम से यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी की भूमिका तैयार करने और उनके गाइडेंस के लिए हमारे जो अधिकारीगण हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या हमारे जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं जिन्होंने अभी पास आउट किया है, प्रशिक्षण में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमने इनकी टीम बनाई है, अच्छी फैकल्टी हमने जोड़ी है। दूसरा, हमने इसको दोनों प्रकार से किया है, एक इसको फिजिकली भी और इसको वर्चुअली भी। क्योंकि फिजिकली भी प्रारंभ किया है तो उपस्थिति, साक्षात उपस्थिति के लिए हम लोगों ने संख्या सीमित रखी है। लेकिन जैसे हम लोगों ने 25,000 की संख्या पहले रखी, हमारे पास आवेदन आए 10 लाख। एक चैलेंज था कैसे होगा, हमने संख्या बढ़ा के 50,000 की। ये संख्या बढ़ती गई तो हमने लिंक दिया फिर वर्चुअली जुड़ने के लिए। और अब हम उन सभी छात्रों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता रखते हैं, उनमें वह जज्बा है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसके लिए अलाउ नहीं करती थी, हम उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे बजट ने उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में जो बजट हमने पास किया है, उस बजट में हमने इस बात की व्यवस्था कर दी है। ये उत्तर प्रदेश को जोड़ने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए वह स्कीम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक नया मंच देगा। उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही दोनों प्रकार की, एक अपने अधिकारियों के माध्यम से और दूसरा जो अनुभवी फैकल्टीज हैं उनके माध्यम से हम उनको ये सुविधा देंगे। मुख्यमंत्री जी, 4 साल में आपने एक बात कही, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपकी पार्टी की बात है। विरोधियों को विश्वास क्यों नहीं होता? और विरोधियों को कई बार आपसे डर भी लगने लगता है कि योगी जी जो कहते हैं टाइट कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठोक देंगे, तो ऐसा क्या है? देखिए, ये वे लोग थे जो हर युग में पैदा होते हैं और उन लोगों का भगवान पे भी विश्वास नहीं रहता है। ये तो हर युग में हुए हैं। कोई अभी होली मनाएंगे, उसमें बहुत सारे पात्र ऐसे थे जो कहते थे कि विष्णु है ही नहीं, विष्णु के अवतार भगवान राम हुए बाद में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे राम पे हम विश्वास ही नहीं करते, और आज सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं, चुनाव आते हैं, मंदिरों में अंदर घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, हकीकत है, हम जो आंकड़े दे रहे हैं ये तो कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सकता है, जाके भौतिक सत्यापन इसका कर सकता है कि हमने 4 वर्षों में 40 लाख लोगों को मकान दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सूची लेके जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ढूंढ के आ जाइए, ये सब मिलेंगे आपको। 1,38,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन दिए हैं। 1,21,000 गांवों में हमने विद्युतीकरण का कार्य किया, कनेक्टिविटी बेहतर की। जो लोग सुविधा ले रहे हैं वे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। जिन्होंने सुविधा दी ही नहीं, विकास जिनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, उनको ये सब कैसे दिखाई देगा? वो देख भी नहीं सकते। अगर कहीं दिखाई भी देता तो देखने का प्रयास ही नहीं करेंगे। वो निकले तो शहर में, पहले कहीं गांव में जाएं तो पता लगेगा कि इस गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली आई है। आज तो आप जाइए ना, पूरा उत्तर प्रदेश चमकता है रात्रि में भी, दिन में भी आवागमन सरल है, सहज है। वे बिजली नहीं देते थे, सड़कें नहीं बनाते थे, खजाने में भी डकैती डालते थे और अपने लोगों से, लोगों के घरों में और व्यापारियों के यहां डकैती डलवाते थे। आज तो ये सब नहीं हो रहा है ना। आज तो विकास का पैसा विकास में खर्च हो रहा है, और विकास का पैसा ईमानदारी के साथ जनता के लिए खर्च हो रहा है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही सब किया। योजनाओं का पैसा
योजना पे ईमानदारी से लगे, फिजूल खर्ची बंद हो, जितने भी बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते थे सबको पूरी तरह बंद किया गया, लेकिन साथ साथ प्रदेश की इनकम को भी बढ़ाया है। और प्रदेश की इनकम को बढ़ाने का परिणाम है कि आज प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी, आप गुंडों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जनता इसको स्वीकार करती है, खुश होती है। विरोधियों को लगता है कि चुन चुन कर उनसे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होती है। मुख्तार अंसारी के लिए पूरी पंजाब सरकार लगी हुई है कि यूपी ना आने पाए, आपकी टीम लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यूपी लाना है। और अब तो उनको डर हो गया कि उनकी टोपी भी उछलने लगी है, टोपी भी उसकी तुलना आपने कर दी है, तो वो बड़े परेशान हो गए हैं कि योगी जी कर क्या रहे हैं। देखिए, मैं एक योगी हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और जो करूंगा भी वही जो सच होगा। देखिए, सच था ना कि ये सब जितने गुंडे और माफिया थे सत्ता के केंद्र बिंदु थे पिछली सरकारों में, और जहां से शुरुआत हुई थी। देखिए, राजनीति का प्राधिकरण कांग्रेस ने किया, कांग्रेस से वो संस्कार समाजवादी पार्टी और अन्य दलों में गए, उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा उसको बना लिया। परेशानी तो उनको होनी ही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने इन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पा रही है। कितना बेशरम नेतृत्व है कांग्रेस का। एक दुर्दांत माफिया और अपराधी को किस बेशर्मी के साथ प्रश्रय दिया जा रहा है, जिस पर हत्या और तमाम अन्य जघन्य मामले उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, उसको एक छोटे मामले में 1.5 वर्ष से अधिक समय से पंजाब की एक जेल में खातिरदारी करके उस दुर्दांत अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब क्या है? कांग्रेस का ये नेतृत्व कहीं मुंह दिखाने लायक है? ये लोग जो भाषण करते हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, कोई इन पे विश्वास करेगा कभी? जिन अपराधियों के हाथ निर्दोष लोगों की हत्याओं से रंगे हुए हों, न जाने कितनी बहन और कोई इन्होंने विधवा बनाया है, न जाने कितनी बेटियों की को अनाथ बनाया है, और किस बेशर्मी के साथ कांग्रेस नेतृत्व इस माफिया और अपराधी को प्रश्रय दे रहा है। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, कोई लोक लाज नहीं कांग्रेस नेतृत्व में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मेरा दायित्व है हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, सुरक्षा, और उस सुरक्षा के लिए हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता, आप कहने के लिए कोई कुछ भी करे, लेकिन भाई पुलिस की भी तो अपनी सीमाएं हैं। अपराधी गोली चलाए और क्या ये लोग माला जपेंगे? गोली कोई चला रहा है तो गोली का जवाब तो पुलिसकर्मी अपने बचाव में गोली चला कर देगा ही। तो प्रदेश में कोई फेक इनकाउंटर नहीं। प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले जो कदम हैं, वह प्रदेश की जनता की सुरक्षा के साथ साथ व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, जिससे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस इंतजार नहीं करेगी और सुरक्षा का वातावरण देना जरूरी है, लेकिन विपक्ष है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सरकार की नाकामी है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मसला हो, और आपने हाल के दिनों में विधानसभा के अंदर भी कहा था कि कुछ जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का मसला हो या और भी कोई मसला है, पुलिस की अपनी एक सीमा है। आखिर जो आप कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें आप अभी भी उतना कामयाब नहीं हो पाए जो आप सोचते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय से आपने कहा कि अपराधियों को, माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिलता रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। इसमें पिछले 20-22 वर्षों के डाटा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यह न्यूनतम स्तर पर आज है।
हां, अगर कोई कहीं पे एक आपसी रंजिश का मामला है, उन स्थितियों को छोड़ दें। महिला सुरक्षा के सामने जो खतरे हैं, हमने यहां स्पेशल उसके लिए अभियान चलाया। याद करिए, हमारी सरकार जब आई थी, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हर थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड है। हमने प्रदेश में अपने कानून में संशोधन किया। ऐसे लोगों को जो बालिकाओं के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म जैसी घृणित घटनाओं में लिप्त होते हैं, उनकी सजा को और सख्त करने का प्रावधान किया। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की नियमित बैठक हो और ऐसे मामलों को, महिला अपराध से जुड़े हुए मामलों की पैरवी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े और सजा उसमें हो, इसका प्रावधान किया। 218 पास्को और महिला संबंधी अपराधों के लिए कोर्ट गठित किए, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए। प्रोसिक्यूशन को तेज करने की कार्रवाई की। अभी 2020 में मिशन शक्ति के एक विशेष कार्यक्रम को चलाया। कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और उसी कार्यक्रम से छन करके जो बातें सामने आई, महिला संबंधी अपराध, समाज की सोच को बदलना पड़ेगा और परिवारों के संस्कार को भी हमें कहीं ना कहीं उसके दायरे में लाना पड़ेगा। जब ये सब मिलकर के चलेंगे, सरकार, समाज और परिवार, ये सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, तो इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल विपक्ष ने और उठाया कि राजनेताओं से जुड़े हुए केस हों, सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों के केस हों, वो वापस लेकर आप संदेश ये दे रहे हैं कि अपने लोगों को तो आप बचाना चाहते हैं और विपक्ष के लोगों को ठोकना चाहते हैं। ये उनका आरोप है। देखिए, हम लोग किसी के केस को वापस नहीं लिए हैं और न सरकार की कोई ऐसी मंशा है। हमने पॉलिसी के तहत 2 प्रकार के केस वापस लेने की कार्रवाई की। एक, 2016 तक जितने भी राजनीतिक मुकदमे थे, राजनीतिक मुकदमे ज्यादातर क्या हैं, धारा 144 के उल्लंघन का, 188 के तहत ये मुकदमे दर्ज होते हैं। जैसे कोई कहे कि साहब मैं धरना प्रदर्शन करना चाहता हूं, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, वो जबरदस्ती गए, धारा वहां पे उसने धरना प्रदर्शन कर दिया, 188 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसे मामले या 107-16 से जुड़े हुए मामले या छोटे छोटे मामले ऐसे होते हैं जिन मामलों में कोर्ट में एक लंबी फेरस्त हुई। 2.5 लाख से अधिक ऐसे मामले थे। हमने एक साथ उसकी सूची तैयार की, विधानसभा में लेके गए, विधानसभा से उसको पारित करा करके उन सभी मामलों को समाप्त करवाया। ये हर दल के थे, इसमें केवल बीजेपी के लोग नहीं थे, इसमें तो सभी लोग थे, हर दल से जुड़े हुए लोग थे। धरना प्रदर्शन हर पार्टी अपने समय में करती है। अगर उसने हिंसा नहीं की है, अगर उसने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल वह धारा 188 के तहत ही सारी वो मामले हैं, तो हमने उन मुकदमों को समाप्त करवाया है। दूसरा, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पे मुकदमे थे, लगभग 2.5 लाख के आसपास इस प्रकार के मामले थे। उनको वापस लेने की घोषणा सरकार ने की है और सामूहिक रूप से लेंगे। उसमें कोई दल के व्यक्ति तो नहीं, कॉमन मैन है उसमें। तो किसी को अपने जरूरत के लिए घर में कोई सामान की कमी पड़ गई, मार्केट गया, किसी को दवा के लिए जाना पड़ा और उसके तहत चालान कटे हैं, तो उन मुकदमों को कि लॉकडाउन के दौरान, अब लॉकडाउन नहीं है, भगवान करे इस प्रकार की महामारी फिर से ना आए, लेकिन फिर भी उस समय की आवश्यकता थी मुकदमा दर्ज करना, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता नहीं। इसलिए वो 2.5 लाख से अधिक मामलों को हमने समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये 2 प्रकार के मामलों को छोड़ेंगे, बाकी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार के स्तर पर नहीं हुई। योगी जी, लव जिहाद के लिए जो कानून बना है उसको लेकर कई और राज्यों ने भी कहा कि भाई हम इसको लागू करेंगे। लोग कहते हैं कि योगी जी का जो हिंदुत्व है, योगी जी की जो लाइन है, वो सारे बीजेपी के राज्य जो है वो शुरू हो जाते हैं और एक समुदाय विशेष के खिलाफ कहीं ऐसा लगता है कि कानून बन रहा है। देखिए, कानून किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं होता है। कानून कानून होता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान संवैधानिक अधिकार देता है
और हम लोग कोई भी अधिनियम बनाते हैं तो भारत के संविधान के दायरे में रह करके ही बनाते हैं। हमने प्रदेश के अंदर इससे पहले भी कुछ और कदम उठाए थे, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी भरपाई हम उसी दंगाई से करेंगे जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। तो विपक्ष को यह भी बुरा लगा। लव जिहाद का भी जो हमने कानून बनाया है, अभी विधानसभा ने इसको पास किया है। ऑर्डिनेंस हम पहले लेके आ गए थे। छल से, छद्म से, धोखे से, पे आपका जो नाम है आप वही नाम रखिए ना, क्यों अपना नाम बदल दिए? आप छल करके किसी बालिका को धोखे में रख करके पहले उससे शादी करते हैं, बाद में उस पर दबाव बनाते हैं कि नहीं मेरा नाम अनिल नहीं, मेरा नाम तो असलम है और इसलिए अब तुम भी जो है अपना नाम इससे ये रखो। तो जबरदस्ती आप उसके बाद मतांतरण करवाते हैं और न करने पर हत्या कर देते हैं, ये स्वीकार नहीं हो सकता। सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा, 2009 में केरल हाई कोर्ट केरल की सरकार को इस बारे में कह चुका है कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर चिंता व्यक्त कर चुका है। अगर कहीं आग लग रही है, क्या हमें सावधान नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति सामने से चल रहा है, ठोकर खा रहा है और हमें मालूम है कि यहां पे जो भी व्यक्ति यहां से असावधानी पूर्वक जाएगा और ठोकर खाएगा, तो क्या हमें सचेत नहीं होना चाहिए? होशियारी इसी में है, स्वयं ठोकर खाने की बजाय कहीं अगर कोई राह चलता हुआ नागरिक ठोकर खा रहा है तो उससे संभलने की आदत हम भी डालें। और यह संभलने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यह दंगे की पृष्ठभूमि तैयार करता है, लव जिहाद भविष्य की आगजनी की बुनियाद खड़ा करता है। लव जिहाद भोली भाली बालिकाओं के साथ धोखा है लव जिहाद, और इस प्रकार के कृत्यों को कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हम कतई इसको नहीं लागू, कतई भी इस प्रकार की कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक और जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, हालांकि आप कहते हैं कि वो ऐसी पार्टी है जो बेशर्मी से एक अपराधी को बचाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि शिशु मंदिर हो, जो उनकी काम करने की जो पद्धति है, तरीका है, और पाकिस्तान के मदरसों की जो स्थिति है वो वैसे ही है, उससे तुलना करते हैं। इससे पहले वो अमेठी और वायनाड की तुलना करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये इशारा करना चाहते हैं कि आप लोग वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मदरसे कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो वर्क कल्चर या जो परंपरा है वो साउथ से बेहतर नहीं है। ये कैसी तुलना है? देखिए, राहुल जी तो कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि राहुल जी जैसा उनको नेता मिला है। और भाई होता है, कभी कभी किसी पार्टी का सौभाग्य उभर पड़ता है कि हमें डूबना ही है, उस प्रकार का नेतृत्व ही मिल जाता है। ये तो कांग्रेस का सौभाग्य है कि राहुल जी जैसा नेतृत्व मिला और कांग्रेस डूबने की कगार पर खड़ी हो गई। तो ये तो है भाई, जैसा नेतृत्व होगा वैसे पार्टी होगी। एक दूसरा, राहुल जी से पूछना चाहिए, राहुल जी पहली बार ये काम नहीं कर रहे हैं। राहुल जी तो इससे पहले भारत के अंदर के संगठनों की जो है शिकायत अमेरिकी राजदूत से कर चुके हैं कि हमें भारत के अंदर लश्कर ए तोयबा या जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों से खतरा नहीं, हमें खतरा है भारत के संगठनों से। जिस भारत ने उस पूरी खानदान को कई बार इस देश का नेतृत्व सौंपा, लंबे समय तक सौंपा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सौंपा, श्री राजीव गांधी जी को सौंपा, और अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी जी को भी सौंपा।
अब वह पार्टी और उस पार्टी के युवराज इस प्रकार की बात करें, इसको आप क्या कहेंगे? ये अजीब सी बात है। ये तो यही तो नमूने हैं जो कांग्रेस को कि नैया को डुबो रहे हैं। कांग्रेस वैसे ही नहीं जा रही है, जनता भी जान रही है इनको, इनके बारे में कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए जब सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में राहुल जी ने ये बात कही तो राहुल जी की इस बात को भी किसी ने गंभीरता से भी नहीं लिया। जो व्यक्ति स्वयं गंभीर नहीं, उससे क्या गंभीरता से कोई लेगा? उसकी बातों को क्या कोई गंभीरता से लेगा? और ये स्थिति, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात हमें देखना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से भारत के अंदर एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो बिना किसी सरकारी सहयोग के, जिसका एक ही धर्म है, वह है राष्ट्र धर्म, जिसने कभी भी बिना किसी सम और विषम परिस्थितियों में अपने इस धर्म से डिगे बगैर भारत की सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता के लिए प्राण प्रण से काम किया। सैकड़ों प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बलिदान हुए हैं, चाहे वह कश्मीर में आज धारा 370 को समाप्त करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मिलता है, लेकिन आतंकवाद की इस कड़ी को जोड़ने का काम कांग्रेस ने 1952 में किया था। उस कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनसंघ ने लंबे समय तक संघर्ष किया। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए ना, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पर आप जा नहीं सकते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने वहां जाकर के एक वातावरण बनाया, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया उस पूरे क्षेत्र को। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज वहां का हर व्यक्ति, हम लोग जब सीएम समिट में बैठते हैं और नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की बातचीत को सुनते हैं, अरुणाचल से, असम से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, दिल खुश हो जाता है। ये क्षेत्र थे जो कांग्रेस के समय में उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में थे, लेकिन आज वहां का सीएम कहता है साहब हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है और प्रधानमंत्री मोदी जी पे इसलिए गौरव की अनुभूति होती है, पहली बार लुक ईस्ट की अपनी पॉलिसी के माध्यम से लुक एक्ट में उन्हें बदल करके विकास की योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को ईमानदारी से पहुंचाने का काम किया। हर 15 दिन में एक न एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट में रहता है जो वहां की विकास के कार्यों की समीक्षा करता है और जमीन पे क्या हुआ इसको देखता है। ये काम पहले भी हो सकता था। तो राहुल जी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब वो स्वयं गंभीर नहीं है तो उनको गंभीरता से भी पूरा देश नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं एक दूसरे नेता की बात करता हूं जो कहते हैं कि यूपी में हमारे कामों का फीता योगी जी और योगी जी की सरकार काट रही है और 2022 में बाइसिकल यानी साइकिल फिर सत्ता में आएगी। योगी जी क्या कहेंगे? देखिए अब तो तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब हम लोग उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई जहाज की सुविधा दे रहे हों और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे, अब कोई साइकिल की यात्रा नहीं करने वाला है। पता नहीं कहां लोग गलत फहमी के शिकार हैं। अगर आपने काम किया ही था तो जनता ने क्यों ठुकरा दिया? प्रश्न यही मैं करना चाहता हूं, एक। और दूसरा, अगर आप आंकड़े देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लागू किया था देश में। अक्टूबर से लेकर के
मार्च तक